नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर दिन हम बाजार से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी बिस्किट्स, चॉकलेट्स, नमकीन, मिक्सचर। सब कुछ पैकेट बंद, दिखने में साफ होता है, स्वाद में बेहतरीन और भरोसे के नाम पर बड़े ब्रांड्स होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है जो पैकेट बंद है वो वाकई सुरक्षित है या नहीं? क्या सील पैक मतलब सेफ टू ईट है, या फिर उस सील के पीछे छुपा है एक बड़ा झोल? जी हाँ, हाल ही में मुंबई के एक परिवार ने जब ब्रिटानिया का बिस्किट खाया तो उस पैकेट से निकला कीड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं है। कभी दूध में डिटर्जेंट होते हैं, कभी चॉकलेट्स में कीड़े निकलते हैं, कभी नमकीन में प्लास्टिक शामिल होता है, तो कभी मूसली में मरे हुए कीड़े पाए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये कब तक चलेगा, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या फसाई की निगरानी कमजोर है इस मामले में, या ब्रांड्स ने अपने मुनाफे के आगे आपकी सेहत को भुला दिया है? जब बड़े ब्रांड्स, बड़ी पैकेजिंग और भारी भरकम दावे आपके किचन तक पहुंचते हैं, तो क्या आप भी धोखा खा रहे हैं? इस शो में हम खोलेंगे ऐसे पैकेट्स का सच जो बाहर से चमकदार है लेकिन अंदर से जहरीले हैं बिल्कुल। हम मिलेंगे उन ग्राहकों से जहां पर स्वाद से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, स्वाद के बदले उन्हें रोक मिला है। हम बात करेंगे उपभोक्ता अदालतों के फैसलों की जो धीरे धीरे आम लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये आपकी सुरक्षा की बात है, ये आपके हक की बात है। और आपकी थाली में परोसा जा रहा है झूठ, उस झूठ की बात है। बड़े सवाल जो हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। पैकेट बंद खाने में अगर निकले कीड़े तो जिम्मेदार कौन है? क्या बड़ी ब्रांड्स पर आंख बंद करके भरोसा करना अब सही है? शेल्फ लाइफ लंबी है लेकिन क्या ये सुरक्षित भी है? फसाई के नियम क्या केवल कागजों तक ही सीमित है? कितना जागरूक है भारत का उपभोक्ता? ये बड़े सवाल जो हम पैनलिस्टों के सामने रखेंगे। नवीन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट सीआरओ कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कैग मेंबर टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साक्षी लालवानी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट फूड कंसल्टेंट भी हैं। एडवोकेट प्रशांत गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीआर गुप्ता एंड एसोसिएट्स एडवोकेट हाई कोर्ट। मनीष जैन साहब मेरे साथ हैं, फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए चर्चा की शुरुआत नवीन जी आप ही से करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता का मामला है। सवाल कुछ आपके पास आएंगे, नई बार नहीं है, पहली बार नहीं है सर जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस तेजी से ये मामले आ रहे हैं उस तेजी से इनका निवारण भी हो रहा है और फैसले जो है वो ग्राहक के हक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि ये क्यों मामले आ रहे हैं, ये क्या चूक है, ये बीच में जो लूप होल है, जो कमी है, वो क्यों आ रही है? किसकी लापरवाही है? बड़े ब्रांड्स की, रेगुलेटर की कड़ाई या सख्ती इनफ नहीं है? क्यों हम ऐसे मामले आते हुए देख रहे हैं? नवीन सर। और देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने कंज्यूमर जैसे इतने महत्वपूर्ण विषय को आज यहाँ पे उठाया। अब रही बात जो आपके सवाल की, तो पहली चीज ये देखिए कि ये पूरा देश एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर के में अगर आप एक से देखें तो जैसे जैसे हो रहा है तो हमारी जो पूरी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं पैकेज फूड की ओर जा रही है, क्योंकि वो इजी अवेलेबल है हर जगह पे। लोग ज्यादातर अपने काम धंधे में मशगूल होते हैं तो उनको इजी होता है, कोई भी स्नैकिंग करनी है या बाइट लेनी है कि वो बाजार से सामान खरीदे और तुरंत उसको खा ले। अब ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसमें लापरवाही है, बड़ी कंपनियों की भी, छोटी कंपनियों की भी, दुकानदारों की भी और कंज्यूमर कोर्ट्स की भी। जैसा ये रिसेंट मामला जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये 2019 का मामला है। तो अगर देखें कि एक पैकेट बिस्किट की लड़ाई लड़ने के लिए एक उपभोक्ता को अगर 6 साल लग गए, उसके बाद अगर उसको न्याय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हमारी न्याय व्यवस्था जो उपभोक्ताओं की है उनके ऊपर भी उठता है। आम कंज्यूमर का पहला राइट्स और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी तरीके से पैसे देकर पूरी कर रहा है, और पैसा वो वही दे रहा है जो उससे मांगा जा रहा है, इस उम्मीद में कि उसकी गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे या उसके मेजरमेंट पे कोई भी कमी नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उस कंज्यूमर को मिल क्या रहा है? कहीं खाने में छिपकली मिलेगी, कहीं कीड़े मिलेंगे। नौबत ये तक आती है कि कई बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और कई बार ऐसी चीजों में देखें कि मिलावटी चीजों से लोगों की मौत तक हो रही है।
तो कहीं न कहीं ये पूरा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे एक रोल जो आता है एफएसएसएआई का, जो फूड सेफ्टी के लिए रेगुलेटेड है पूरे भारत के में और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में काम करती है। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ऐसे पैकेट फूड है जिनको लाइसेंस एफएसएसएआई देती है, तो उसकी निगरानी करने का, उसका समय-समय पर मूल्यांकन करने का आखिर क्या हल निकल पा रहा है? और उसमें कहीं न कहीं अंततः हम देखते हैं कि सफ़र उपभोक्ता को ही करना पड़ रहा है। तो तीनों चीज़ें चैलेंजिंग है कंज़्यूमर के लिए और इसमें कहीं न कहीं लेखा अवेयरनेस भी है, कंज़्यूमर एजुकेशन का भी मामला है। तो मेरी नज़र में तो मैं इसमें तीनों को दोषी मानता हूँ और एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि जो भी कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नया मिला हमको, उसमें कहीं न कहीं एक्ट की ये मंशा थी कि 4 से 6 महीने में एक कंज़्यूमर को न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर 5-5 साल, 10-10 साल मुकदमे चलेंगे, वो भी ₹10, ₹20 जैसी छोटी बिस्किट की चीज़ों के लिए, बिल्कुल। तो ये तो फिर सिविल कोर्ट ही रह गया, कंज़्यूमर कोर्ट बोलने का मतलब क्या रहा इसमें? बिल्कुल। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। प्रशांत, आपके पास आऊँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि फ़साई की जो गाइडलाइंस हैं, इस तरह के उल्लंघन को लेकर वो क्या कहती हैं और क्योंकि अब ऐसे मामले बहुत आम होते जा रहे हैं, क्या इन गाइडलाइंस में किसी भी तरह की अमेंडमेंट की अब ज़रूरत है? किसी भी तरह के नए प्रावधान की ज़रूरत है? क्योंकि प्रशांत, हम बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे-मोटे लोकल ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब बड़े ब्रांड्स पर, जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनको अपने किचन में जगह देते हैं, अपने शरीर में सेहतमंद समझकर आप उनको कंज्यूम करते हैं, तो सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं और बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फसाई की गाइडलाइंस का उल्लंघन क्या हो रहा है और क्या अब वक्त आ गया है कि इन गाइडलाइंस में कुछ नयापन डाला जाए, सजा का प्रावधान डाला जाए? क्योंकि उसके अलावा तो लगता नहीं है कि ये ब्रांड्स जो हैं वो बात मानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेल थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने फिर से मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया है। रही बात एफएसएसएआई की, तो एक्चुअली जो एफएसएसएआई है ये ज़्यादा करके रेगुलेट करता है वो मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को एफएसआई देखता है। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन ऐसे भी हैं कि अगर इन केस अगर ये कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उनके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। ऐसे कुछ रूल्स और गाइडलाइंस है। उसके बाद में एफडीए भी आता है। एफडीए क्या करता है कि वो बहुत सारे इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। वो कोई भी वॉयलेट कर रहा है कोई किसी भी रूल्स रेगुलेशन को, तो उसके ऊपर भी वो फोकस करता है। तो मेरा तो ऐसा मानना होगा कि एफएसएसआई को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर वो किसी को भी वो लाइसेंसिंग वगैरह दे रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना होगा कि आफ्टर प्रोवाइडिंग द लाइसेंसेस, उनको एक या तो स्क्वाड या तो एक टीम बनाना चाहिए, ताकि वो जा कर के एक बार चेक करें, उनको रेगुलरली जा कर के देखें और उनको बताएँ अगर कुछ उसके अंदर इरेगुलैरिटीज़ है तो। और सेम गोज़ विद एफडीए। अगर एफडीए भी है, वो भी कंडक्ट करते हैं, कुछ फूड सैंपल्स वगैरह चेक करते हैं। तो जो भी उनका इंटरवल है, जो भी ड्यूरेशन है, जितने भी इंटरवल पे वो फूड सैंपल्स को चेक करते हैं, उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा करना चाहिए बेसिकली। बिकॉज़ इंडिया के अंदर क्या है कि थोड़े से हैप्पीसाइड मैनर में चीज़ें बिकती भी हैं। अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल शॉप पे भी वही बिस्किट बिक रही है, बड़े शोरूम में भी वही बिस्किट बिक रही है। तो इसका मतलब ये होता है दे वी आर कॉम्प्रोमाइज़िंग विद द क्वालिटी ऑफ स्टोरेज ऑल्सो। कहीं-कहीं पे कुछ मॉइस्चर हो जा रहा है, कहीं-कहीं पे कुछ फंगस हो जा रहा है। तो हम ऐसा कंप्लीटली नहीं कह सकते कि किसी एक बड़ी कंपनी का ही फॉल्ट है, ये पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फॉल्ट माना जा सकता है। तो इसके अंदर तो बीएमसी का प्रशांत, भी कहीं थोड़ा न बहुत कहीं रोल होना चाहिए। तो प्रशांत, हम ये समझ रहे हैं आपके जवाब से कि गाइडलाइंस दुरुस्त हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन सही सही नहीं है। नहीं हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी ट्रैकिंग कौन करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये भी तो रेगुलेटर के अधीन आती हैं चीज़ें। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एफएसएसआई किसी को भी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी एफएसएसआई की ही होनी चाहिए। प्लस बीएमसी का इसमें ज़रा मेजर मेजर रोल होना चाहिए इफ इट इज़ रिलेटेड टू बॉम्बे, मुंबई। तो यहाँ पे अगर बीएमसी है, यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि भई ठीक है, उन्होंने अगर एफएसएसआई ने किसी को लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है या एफडीए ने बराबर काम किया है कि नहीं किया है, ये बीएमसी का एक मेजर रोल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेरा ऐसा सजेशन होगा, चाहे वो एफएसएसआई को या एफडीए को हो या बीएमसी को हो, कि एक मिस्ट्री शॉपिंग कंडक्ट करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टीम बनाना चाहिए, जो बेसिकली कोई भी शॉप पे जाकर के एक रैंडम चेक करे, एक बेसिकली सरप्राइज चेक करे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी को देख करके,
उनकी क्वालिटी ऑफ स्टोरेज को देख करके, तो इससे ये पता चलेगा कि कौन किस तरीके से प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहा है, रख रहा है, और अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो उसी टाइम पे उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से एक मिस्ट्री शॉपिंग का एक प्रोविज़न होना चाहिए, बिकॉज़ मैं काफ़ी यूरोप में भी रह चुका हूँ, वहाँ पे भी मैं देखता था जितने भी रिटेल सेक्टर्स होते थे, उनके खुद की कंपनी वाले लोग ही उसको मिस्ट्री शॉपर बुलाते थे, और वो एक सरप्राइज़ विज़िट देते थे ताकि स्टोर्स वगैरह भी एकदम अच्छी तरीके से सारे रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब यहाँ पर ये है सवाल अब यहाँ पर ये है कि अब नहीं तो कब? इतना कुछ हो गया है। अब भी अगर हम संज्ञान नहीं लेंगे, तो हम कब लेंगे? मनीष, आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स पर मुझे बातचीत करनी है। क्या यहाँ पर सबसे बड़ी फॉल्ट पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स के मेंटेन ना करने के को लेकर है? क्या हम उस पर पूरा ब्लेम डाल सकते हैं? जिस तरह से हैंडलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, अब कंपनियां तो दे देती हैं, लेकिन उसके बाद जिसके पास प्रोडक्ट जा रहा है उसने कैसे रखा, शेल्फ पर कहाँ संभाल के रखा, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कैसे समझें कि बड़ा कारक यहाँ पर पैकेजिंग एक बहुत बड़ा मिस है, एक बहुत बड़ी चूक है जिसके चलते ये सब प्रोडक्ट्स खराब होते हैं? मेरे को जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी या मैंने इस वीडियो को देखा, तो मोस्टली पैकेजिंग प्रोसेस को लेके सवाल है, ना कि पैकेजिंग मटेरियल को लेके। हमारे यहाँ देश में पैकेजिंग मटेरियल तो सब मेटलाइज्ड पॉली या एल्युमिनियम पॉली में पैक होते हैं, खाने की मोस्ट ऑफ द चीजें। बट जो मशीन्स है, उनकी जो मेंटेनेंस है, मैं एक खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा हूँ, तो मुझे पता है ये सबसे बड़ा दिक्कत प्रोडक्शन लाइन में हो सकती है, जो मुझे पैकेज देख के लग रहा है, ना कि मटेरियल। इनफैक्ट मटेरियल में कुछ दोष नहीं नजर आ रहा है। एंड जो प्रोडक्शन लाइन है, इसको जो वहाँ ऑपरेटर्स हैं, जो एक चल जाता है एटीट्यूड रहता है, वो एक बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। जो कि डेवलप कंट्रीज में इवन कंपनीज के एसओपीज बहुत क्लियर है कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। हम अपना फाइल छोड़ के दूसरे के पीछे हमेशा रहते हैं। नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नॉट ओनली एफएसआई, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर, नॉट ओनली पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर। कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझ के इस चीज में आगे बढ़ना पड़ेगा। और सेकेंडली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है। इवन एफएसआई को हर साल हमें नए नियम को और स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, जिससे और डेफिनेटली हम नियम तो बना देते ट्रांसपेरेंट भी हैं, करने की लेकिन जरूरत है। और देखिए, पैकेजिंग मैकेनिज्म जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता तो देखिए वो उतना समझती नहीं है। हम तो इस भरोसे से चीजें खरीद लेते हैं कि भैया जो हमको दिया जा रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, कंज्यूम करने लायक है। लेकिन नए नए जुमले हम सुनते रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, सस्टेनेबल पैकेजिंग, ये सब चीजें जो है बोलकर ब्रांड्स बेचते हैं, और 4-5 रुपए एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं उस चक्कर में, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल और ये सब चीजें जो है उसमें लगा रहे हैं। हम खरीद लेते हैं सोच के कि अच्छा ठीक है, हेल्दी है और हमें पर्यावरण के बारे में सोचना भी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इनकी वजह से भी खराब होते हैं प्रोडक्ट्स? बिकॉज अगेन, अगर ऐसी पैकेजिंग है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंज्यूम नहीं किया गया और ये प्रोडक्ट शेल्फ पर अवेलेबल है तो खराब हो गया है। सो बायोडिग्रेडेबल के बारे में डेफिनेटली इट्स अ न्यू, एवरी डे अ न्यू प्रोडक्ट इज कमिंग। बहुत हर दिन एक नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो भी बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, उसके कारण ऐसा कुछ होना मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को कोई संभावना उसमें दिख रही है। ये जो नमकीन, चॉकलेट्स और बिस्किट्स जिस तरह की पैकेजिंग में जाते हैं, मनीष, वो कैसी पैकेजिंग है? फिलहाल दैट ट्रेंड इज में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, भारत में ऐसे इश्यूज क्यों आ रहे हैं? मोस्टली ये मेटलाइज्ड पॉलीज है जो मैंने पैकेट्स देखा था। एंड इट्स अ लार्वा वर्म, वो एक लार्वा वर्म है जिसका एग आई थिंक इन द टाइम ऑफ वाइल पैकेजिंग और पहले से पैकेट में रहा होगा, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट ऑक्सीजन उसको पैकेट के अंदर मिला होगा ड्यू टू सम काइंड ऑफ लीकेज, तो वो डेवलप होकर वर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये काफी दूसरे प्रोडक्ट्स में भी दिखता है। ओके। सो जो पैकेजिंग प्रोडक्ट क्या होता है कि हम जब 10,000 पैकेट पाउच को पैक किए,
एक पाउच में कहीं लीकेज रह गया तो उसमें ये डेवलप होने का चांसेस रहता है, एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फूड इंडस्ट्री की। लेकिन इस कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है क्लियरली साक्षी। अब स्वाद और शेल्फ लाइफ का ना साक्षी कभी कोई कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, हम सब ये बात जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पर देखिए बच्चों का भी कोई जोर नहीं है, उन्हें भी इस ओवर द काउंटर्स ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद है, हर कोई खाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों को ऐसी चीजें दी जाएं या नहीं दी जाएं। डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट के पास आते हैं तो आप तो ये बोलती हैं कि ताज़ा ताज़ा किचन में बनाइए और खाना खाइए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये जो पैकेट बंद चीजें हैं, ये एक्सपायरी डेट होने के बावजूद भी कितनी सेफ हैं आपके लिए, और इस तरह के मामले जब आ जाते हैं तब तो आपका विश्वास ही उठ जाता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं हम साक्षी। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी। सो मेरे पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं और जो लोग आते हैं वो स्पेशली यही पूछते हैं कि हमारी आदत इतनी बन चुकी है कि हमें चाय कॉफी के साथ बिस्किट चाहिए, हमें चाय कॉफी के साथ मरोड़ी या मट्ठी या कोई भी पैकेज्ड फूड चाहिए। अब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड बीइंग अ हेल्थ कंसल्टेंट आई ऑलवेज गाइड देम कि लिसन, कोई भी चीज पैकेज्ड है मतलब उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करी गई है, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं तो आपका हेल्थ फैक्टर तो पीछे हो ही गया। अगर आपको कोई भी टाइप का चेंज करना है अपनी बॉडी में और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, तो मैं हमेशा यही उनको गाइड करती हूँ कि आप पैकेज फूड से दूर रहें, और पैकेज फूड आपके घर में ही नहीं होने चाहिए। बच्चों को चाहिए स्नैक्स चाहिए तो आप घर में बनाइए उनके लिए। बीटरूट टिक्की बनाइए, मूंग दाल टिक्की बनाइए, चाट्स बनाइए। बहुत सारे पॉप्सिकल्स बनते हैं, फ्रूट के पॉप्सिकल्स बनते हैं, आजकल मैंडरिन्स आए हुए हैं मार्केट में बहुत। तो ये जो बिस्किट्स और ये सब है, ये मैं प्रमोट तो बिल्कुल नहीं करती। और जब ये इंस्टेंसेस सामने आते हैं और जब हमें पता चलता है कि कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही नहीं किए गए हैं और हम इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ब्रांड्स पे और ब्रांड्स हमें फिर धोखा देते हैं, तो मेरा यही मानना है कि वी शुड डेफिनिटली ट्राई एंड स्टे एज़ ऑर्गेनिक एंड एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल। किचन में सब कुछ अवेलेबल है, पैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साक्षी ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए कोशिश की जा सकती है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपाधापी में हम सब जीते हैं और जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं ना, घर में हर चीज बनाना मुमकिन नहीं है। और खासतौर से इस तरह के फिलर्स की जब हम बात करें, जहां पर स्वाद की बात है, बच्चों के लिए माँ बाप काफी हद तक कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए वो नहीं कर पाते हैं। सवाल यहाँ पर यह कि अगर किसी को कुछ खरीदना भी है ओवर द शेल्फ इस तरह की चीजों में से, इस तरह के आइटम्स में से, तो वो किस बिना पर खरीदा जाए? क्योंकि यहाँ पर हाल तो ऐसा हो गया है साक्षी कि जो लेबल पर भी चीजें लिखी गई है ना, वो अंदर पाई नहीं जाती हैं, ठीक है, उसमें भी गड़बड़ है। तो अभी आप जब खरीदने जा रहे हैं तो फिर आप क्या खरीदें, कैसे खरीदें? प्रोडक्ट को देखकर, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो देखकर खरीदें, एक्सपायरी डेट देखकर खरीदें, क्या देखकर खरीदें? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि हम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो हम जब कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, सबसे पहला हमें चेक करनी होती है उसकी एक्सपायरी और पैकेजिंग डेट। कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं उठानी है जो कि सबसे आगे पड़ी हुई है। हम क्या सोचते हैं कि सबसे आगे पड़ा है तो मतलब सबसे फ्रेश होगा, ऐसा नहीं है। हमको उसके पीछे पढ़ना है कि वो कब उसकी एक्सपायरी है, कब पैकेज हुआ है। जो ब्रेड्स हम लेते हैं या प्रॉब्ली हम कभी कभार जो ग्रोसरी स्टोर्स प्रमोट करते हैं कि जी ब्रेड 50% ऑफ पे है, अभी आप आके ले लीजिए, वो क्या होता है, वो उसी दिन खत्म होने वाली ब्रेड्स होती हैं। तो अगर आपने उस दिन नहीं खाई और आपने 4 दिन बाद खाई तो दैट इज एक्सपायर्ड, उसमें फंगस भी लग सकता है, उसमें आपको पेट दर्द भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है। फिर उसके बाद आपको उसकी सील देखनी है। अगर पैकेट की सील ब्रोकन है या फिर टोन पफ्ड है, बहुत ज्यादा फूला हुआ है पैकेट, या लूजली सील्ड है, तो दैट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ टैम्परिंग हुई हुई है किसी चीज की। देन आप देख सकते हैं कुछ अनयूजुअल टेक्सचर्स या फिर कलर्स या स्मेल। ज्यादातर बिस्किट्स में या चिप्स में या ऐसे पैकेट्स में आपको पैकेट खोलते साथ एक अजीब सी स्मेल आएगी, अगर वो एक्सपायर्ड है या उसमें कुछ और टैम्परिंग हुई है तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है। इंग्रेडिएंट्स, आप जब पीछे उसके लेबल पे देखेंगे कि बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, छोड़ दीजिए उसको।
आपको कोई जरूरत नहीं है उसको लेने की, बिकॉज वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। जो मेन इंग्रेडिएंट है जो होना चाहिए, मे बी आई एम बीइंग वेरी हार्श, लेकिन अगर ओट्स बिस्किट लिखा है, तो अगर आप देखेंगे ओट्स की क्वांटिटी उसमें हार्डली एंड हार्डली 1 और 2% होगी, और बाकी सब मैदा और डालडा और पता नहीं क्या-क्या होगा। तो आपको जो मेन इंग्रेडिएंट दे दे जो बेच रहे हैं आपको वो दिखा के, उसकी आपको परसेंटेज देखनी है, और अगर बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं पीछे तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको आई आल्सो बिलीव दैट वी शुड नो आवर राइट्स। अगर आपको कुछ चीज ऑफ लग रही है या आपको लग रहा है दैट इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सो यू शुड रेज अ कंप्लेन। आप फोटोज क्लिक करिए, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, या फिर आपने जहां से खरीदा आप उसको वापस करके आइए। चाहे वो आपके पैसे वापस करें या ना करें, ऑफ कोर्स यू फाइट फॉर योर मनी, बट देन यू गिव द प्रोडक्ट बैक। तो यू नीड शिकायत टू जब नो दैट करते जब हैं, तक वॉइस बिल्कुल शिकायत जब करते हैं तो प्रशांत, आजकल इस तरह के मामले कितनी जल्दी सुनवाई हो जाती है इनकी? अभी लेटेस्ट केस में तो सालों लग गए, लेकिन क्या इनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है? ये एक्चुअली ये है सिविल मैटर, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए ही इसके अंदर कुछ हायरार्कीज बने हुए हैं। जैसे ओके। कि अभी डिस्ट्रिक्ट फोरम बना हुआ है, उसके ऊपर आपका स्टेट फोरम बना हुआ है, उसके ऊपर नेशनल फोरम बना हुआ है। तो फोरम्स तो हमारे बने हुए हैं और वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में ही रहते हैं। बट अभी कंज्यूमर के मैटर्स कुछ इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा फाइल्स पेंडिंग हो जाते हैं, वो सिस्टम का एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है वो। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास कम कोर्ट होने की वजह से थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी हो सकता है, बस ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज उसमें तो डेज भी है मेंशन कि भाई आपको इतने दिन के अंदर केस आपको फाइल करना है, इतने दिन के अंदर ही उसकी सुनवाई होनी है और XYZ के अंदर उसका फैसला भी होना है। तो ये तरीका बना हुआ है। अभी जो मैटर के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम पे ही था। देखा जाए तो ये मैं मानता हूँ कि इसके अंदर 5-6 साल लग गए, जिसमें टाइम ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसको एक पॉजिटिवली हम ये भी देख सकते हैं कि ये मैटर ऊपर के लेवल पे नहीं गया, ये मैटर नीचे के लेवल पे ही सॉर्ट हो गया, और प्लस कंज्यूमर को उसका कॉम्पनसेशन भी मिला। ये अच्छी बात है। जैसे अभी साक्षी जी ने भी बताया कि हम एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम यूज कर सकते हैं कि पैकेज को किस तरीके से देखना है, एक्सपायरी डेट देखना है, वो सारी चीजें बीइंग अ कंज्यूमर तो हमको देखना ही है। वो तो हमारी खुद की ही जिम्मेदारी बनती है, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर इसके बाद अगर वो हमने पैकेट को खोला एंड इफ वी आर गेटिंग सम मोल्डी प्रोडक्ट्स इनटू इट, तो फिर हमें क्या करना? तो फिर हमें ऑफ कोर्स, हमें जिस तरीके से इस मैटर में हमारी जो 34 ईयर लेडी जो उन्होंने एक स्टेप लिया कि सबसे पहले शॉपकीपर के पास गए। प्रशांत, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे शिकायत की जा सकती है, या सीधा लॉयर के पास जाना चाहिए? कंज्यूमर फोरम में ये फैसिलिटी है कि आप डायरेक्टली फोन करके भी आपकी शिकायत को दर्ज कर सकते हो, आप ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको इनसे कुछ कम मदद मिलती है या थोड़ा टाइम कंजम्पशन लगता है, तो आप लॉयर के भी पास जा सकते हो, या आप खुद की कंप्लेन को खुद भी आप कंज्यूमर फोरम में फाइट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा एक लॉयर के ही पास जाओ। अगर आपको लगता है कि ठीक है, यू कैन प्रेजेंट योर मैटर वेरी वेल, कहीं ना कहीं तो आप उपभोक्ता कहीं में भी जा एक सकते कहीं ना कहीं उपभोक्ता में ना नियत की कमी हो जाती है। कौन पड़ेगा इन सब के चक्करों में, कौन झमेले में पड़ेगा? समय नहीं हो। होता इतना लोगों के पास। नवीन, आपके पास में आऊंगी क्योंकि मंशा की कमी दिखाई दे रही है। देखिए, नियत है, नीति भी है, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। स्टेक होल्डर्स या कंपनियों की अगर मैं बात करूं, बड़े ब्रांड्स की बात करूं, कैसे हर बार बच के निकल जाते हैं? क्या कहकर बच के निकल जाते हैं, और सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकूं तो नवीन। इसलिए बच के निकल जाते हैं कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे दिया, कंज्यूमर भी खुश हो गया, कंपनी भी खुश हो हिट गई, तो करेगा ज्यादा डेढ़ बड़ी लाख पेनल्टी मान लगेगी। लीजिए यहाँ पर तो तो जान नहीं गई, जहां पर तो जान जी नहीं गई, तो 1.5 लाख रुपए जान को थोड़ी कॉम्पेंसेट कर पाएंगे किसी के। नहीं, भारत तो वैसे भी क्या मानती है, क्या कितनी जान की कीमत होगी बड़ी कंपनी की? आज बताइए, FSSAI है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ है मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में काम कर रही है। लेकिन जब हम बात करें इसके स्टेट पे, तो ये डिपेंड हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक साथ जुड़ के तो काम नहीं कर पा रहे हैं, रूल्स तो बहुत कड़े बने हुए हैं। अब कोर्ट की बात करें, तो कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी कंज्यूमर को अगर केस लगाना है तो वकील की जरूरत नहीं है। जहां एक बार चलिए कंज्यूमर खुश हो जाता है कि मुझे वकील को पैसे नहीं देने होंगे, मैं कंज्यूमर कोर्ट के साथ भी एप्लीकेशन लेके चला जाता हूँ। लेकिन जब बड़ी कंपनी है तो लाखों रुपए पे करती है एडवोकेट को, वहां पे फिर डेट लेना, फिर वहां पे जो रूल्स है रेगुलेशन है उनकी टैक्टिक्स यूज करना, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी परेशान होता है, और जो बिल्कुल। केस होता है वो लंबा खिंच जाता है। अब बिल्कुल। बताइए, एक 20 रुपए के बिस्किट के लिए अगर 6 साल की लड़ाई लड़ना पड़े,
तो इसको कहाँ से जस्टिस माना जाएगा कंज्यूमर के हिसाब से? सही बात है। अब कोर्ट पेंडिंग में क्यों पड़े हैं? क्योंकि हाँ। जो भारत देश है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मंशा है कि कंज्यूमर फोरम होगी, जिसको अब कंज्यूमर कमीशन का नाम दे दिया गया है। लेकिन वो कितने एक्टिव है, वो कितने एक्टिव है, कितनी शिकायतें दर्ज होती है, कितनी शिकायतों का निवारण होता है, उनको हल निकल के सामने दिया जाता है? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों का निपटारा हो, ऐसी शिकायतों का निपटारा, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर उदाहरण सेट होता है और इसीलिए लोग आगे आके शिकायतें भी करेंगे और शिकायतों के चलते ब्रांड सुधरेंगे भी। समय समाप्त हुआ है, लेकिन मनीष आपके पास एक आखिरी सवाल लेकर आऊंगी, क्योंकि पैकेजिंग की लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं है। साक्षी ने तो बता दिया, क्लियरली बोल दिया कि पैकेट बंद खाना तो खाना ही नहीं है। अब जब अगली बार हम और आप जैसे लोग जाएं खरीदने के लिए, पैकेट के लिहाज से क्वालिटी का ख्याल कैसे रखें? कुछ अगर आप टिप्स दे सकें समझने में, आसान भाषा में लोगों को, तो बताइएगा। तो आसान भाषा में ऐसा है कि पैकिंग की सीलिंग सबसे परफेक्ट होनी चाहिए एंड मोर देन एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इम्पोर्टेंट है, उस चीज का ध्यान रखें एंड सिर्फ विज्ञापन पे ना जाएं, उसे ध्यान से देखें बिफोर यू कंज्यूम दैट। एंड जहां तक अभी हमारी जिंदगी चेंज हो रही है एवरी डे, इतनी फास्ट हो रही है, वी कांट अवॉइड दैट, बट सेम टाइम वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर अब यही है कि जब हल निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन आपको बतौर उपभोक्ता अपना फर्ज निभा देना है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई हादसा हुआ है, कोई किस्सा ऐसा हुआ है, कोई प्रोडक्ट खराब निकला है, तो कम से कम आप शिकायत तो दर्ज कर दीजिए और उसके बाद उसका निपटारा कैसे होगा उसका रास्ता आपके सामने अपने आप आ जाएगा। लेकिन अपना फर्ज निभाना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राहकों को जागने की ज़रूरत है और अपने हक की लड़ाई, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें इस पेशकश में। नमस्कार।